वेलकम स्टूडेंट। कूलम्ब्स लॉ को समझा हमने ये भी सीखा कि कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म क्या है, वेक्टर फॉर्म क्या है। वेक्टर फॉर्म को सीखने के बाद आपने और हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी सीखा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। मतलब एक से ज्यादा पॉइंट चार्ज जब रखे गए हों तो उनके कारण नेट फोर्स कैसे निकाला जाए। अब ये सीखने के बाद अब हम एक चार्ज की बड़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझने जा रहे हैं, एक फिजिकल कंसेप्ट समझने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स फील्ड की मदद से सॉल्व करना आसान हो जाएंगे। तो पहले यह समझते हैं कि फील्ड डिफाइन किस तरह से किया गया है, क्या किया गया है। देखिए, पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सेम चार्ज होते हैं तो रिपल करते हैं, ऑपोजिट चार्ज होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को पास में रख दिया जाए तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रखने पर अट्रैक्शन होना है, प्रोटॉन और प्रोटॉन को पास में लाया जाए तो रिपल्शन होना है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को पास में लाया जाए तो भी रिपल्शन होना है। अब इंटरेस्टिंग बात, मैं जस्ट 10th क्लास या 9th क्लास में जो आपने सीखा उस कंसेप्ट से कोरिलेट करना चाह रहा हूं। मैं मैग्नेट के कंसेप्ट से कोरिलेट करना चाह रहा हूं कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास में आप साउथ पोल लाते थे तो नॉर्थ पोल के पास में साउथ लाने पर क्या होता था। निश्चित आपका जवाब होगा नॉर्थ के पास में साउथ लाने पर अट्रैक्शन होता था। मेरा अगला क्वेश्चन फिर है, नॉर्थ के पास नॉर्थ लाने पर क्या होता था। तो निश्चित आपका जवाब होगा कि नॉर्थ के पास नॉर्थ लाने पर रिपल्शन होता था। पर मेरा अगला क्वेश्चन फिर से है, नॉर्थ के पास नॉर्थ 1 किलोमीटर दूर रखने पर रिपल्शन होता था क्या। डिस्टेंस लार्ज होती थी तब रिपल्शन होता था क्या। तो सर्टेनली आपका जवाब आ चुका होगा, नहीं सर, जब डिस्टेंस बहुत लार्ज होती थी तब नहीं होता था। आप पास में लाते थे, लेकर आते थे, आने के बाद एक डिस्टेंस आती थी जहां पे रिपल्शन फील होना शुरू हो जाता था। अच्छा, मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये रिपल्शन होना शुरू हुआ, तो इस बीच में क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में क्या दिख रहा है। तो आपका जवाब आएगा सर कुछ नहीं दिख रहा है। फिर भी इसके और इसके बीच में फोर्स लग रहा है, इसके और इसके बीच में फोर्स लग रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि इस पोल के पास में कुछ तो भी इनविजिबल है जो इसे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो हमने 10th क्लास में सीखा था, इस पोल के आसपास जो होता है, जो दिखता नहीं है, जिसे कोई अदर पोल फील कर पाता है, उसे फील्ड कहा जाता है और उसको हमने नाम दिया था मैग्नेटिक फील्ड। वैसे आज हम कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लीजिए मैंने चार्ज लिया, बड़े वाले चार्ज, कैपिटल क्यू चार्ज के पास में कोई चार्ज लेके आया, तो किसी चार्ज, बड़े चार्ज के पास में कोई चार्ज लेके आया तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। लेकिन ये अट्रैक्शन और ये रिपल्शन बिल्कुल पास लाने पर नहीं होगा, किसी डिस्टेंस से होना शुरू हो जाएगा। तो वापस से प्रश्न आता है कि इस चार्ज के पास ऐसा क्या है जो इसे या तो अट्रैक्ट कर रहा है या रिपल कर रहा है। तो चार्ज के पास जो है, जो किसी दूसरे चार्ज ने एक्सपीरियंस किया है, या तो अट्रैक्शन एक्सपीरियंस किया या रिपल्शन एक्सपीरियंस किया, वो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम इसको ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं, फील्ड अराउंड द चार्ज, रिपीटिंग वंस अगेन, क्या, फील्ड अराउंड द चार्ज वेयर अदर टेस्ट चार्ज आइदर फिर अट्रैक्शन और फिर रिपल्शन इज कॉल्ड विच फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए और डिटेल में समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या डिफाइन किया, आपके पास कोई चार्ज है कैपिटल क्यू, अब इस चार्ज के आसपास मैं किसी छोटे चार्ज को लेके आता हूं, टेस्ट चार्ज को लेके आता हूं, पॉजिटिव चार्ज को लेके आता हूं। अब मैं इस पॉजिटिव चार्ज को लेके आऊंगा और ये पॉजिटिव नेचर का है, तो इसे पास लाने पर जब ये बहुत दूर है, जैसे यहां पर है इंफिनिटी पर, तब इस चार्ज में और इस चार्ज में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब ये वाला चार्ज किसी डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस पर आएगा, तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन होना स्टार्ट होगा। तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को रिपल करेगा, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू को रिपल करेगा, बराबर है। लेकिन हमने इसे बहुत छोटा माना है, बहुत छोटा मतलब स्मॉलेस्ट चार्ज माना है। स्मॉलेस्ट चार्ज मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो जो हमने अजम्पशन किया है, पॉजिटिव चार्ज लिया है, आगे भी डिस्कस करेंगे पॉजिटिव क्यों लिया, नेगेटिव क्यों नहीं लिया, वो भी डिस्कशन करेंगे। तो प्लस में रिपल्शन हुआ, तो इसके आसपास और इसके आसपास ये जो इनविजिबल है, जो फील्ड एक्सर्ट, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया। तो हमने फील्ड की डेफिनेशन क्या दी, फील्ड अराउंड द चार्ज, फील्ड व्हाट, अराउंड द चार्ज वेयर अदर चार्ज experience
आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन, आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे कौन से फील्ड कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस क्या किया? फोर्स एक्सपीरियंस किया। किसने किया? टेस्ट चार्ज ने किया। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही फील्ड की डायरेक्शन होगी। हम यूनिट की बात करें, डायमेंशन की बात करें, तो यूनिट में चेक कीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स की यूनिट न्यूटन है, चार्ज की यूनिट कूलम है, न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हो गई। डायमेंशन की बात की जाए तो फोर्स का डायमेंशन और चार्ज का डायमेंशन हम ऐसा कह सकते हैं। फोर्स का डायमेंशन आप और हम जानते हैं, ये होता है m1 L1 T-2, और चार्ज का डायमेंशन हम जानते हैं ये होता है AT। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन कहा जा सकता है m1 L1 T-3 A-1। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला जा सकता है कि मान लो ये पॉइंट चार्ज आपके पास में है ना। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और ये समझने के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी के लिए कौन कौन सा लॉ एप्लीकेबल है? तो ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ, दोनों लॉ अप्लाई किए जा सकते हैं। तो इसका रिजल्टेंट निकाला जा सकता है वेक्टर मेथड से। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। अब सोचिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता प्लस क्यू, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता माइनस क्यू, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए माइनस चार्ज होता है, क्यू की हम बात कर रहे हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब सोचो ये टेस्ट चार्ज रखा जाता क्यू नॉट, वापस से टेस्ट चार्ज रखा जाता क्यू नॉट, ठीक है ना। अब समझना ध्यान से, ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होता, आप इस रास्ते से लेके आते तो ये वाला चार्ज इसको धक्का देता इधर की तरफ। मान लो इस रास्ते से लेके आते छोटे वाले चार्ज को, टेस्ट चार्ज को, इधर की तरफ, ये धक्का लगता है इस तरफ। वापस से इस रास्ते से लेके आते तो रिपल्शन इस तरफ होता। तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होगी, और नेगेटिव चार्ज के कारण डिफाइन करें तो नेगेटिव चार्ज के कारण मान लीजिए ये प्लस टेस्ट चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज। अच्छा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मान होने वाला अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन हुआ। इस रास्ते से लाते तो भी अट्रैक्शन होता, इस रास्ते से लाते तो भी अट्रैक्शन होता। तो ये अट्रैक्शन होना शुरू हो रहा है, इसलिए नेगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड की डायरेक्शन बताई जा सकती है वो इस तरह से बताई जा सकती है। अब ये समझने के बाद आप देखिए, अगर यहां से यहां तक का सेपरेशन दोनों के बीच में आ रहा है तो कुलम्स लॉ से आप और हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, मैं स्केलर फॉर्म की बात कर रहा हूं। तो हम इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज तो दोनों तरफ Q नॉट से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाता है KQ अपॉन R स्क्वायर। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू विच चार्ज? पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका समझें। किसी भी वेक्टर फॉर्म में लिखते समय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में दो बातें होगी, एक होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो मैग्नीट्यूड निकाला जा चुका है और वो है KQ बाय R स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करें तो इस चार्ज और इस चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर। सर ये बात थोड़ा समझाइए भाई, अगर मैं आपको अभी तक कहता था प्लस 5 i कैप तो आप क्या समझते थे? 5 स्टेप्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये x ये x डैश, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप, बराबर। मैं कहता था 5 स्टेप्स माइनस 5 माइनस i कहता था। तो आप क्या समझते थे? 5 स्टेप्स लेना है लेकिन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लेना है, 1 2 3 4 और 5। तो यहां प्लस i और माइनस i क्या रोल प्ले कर रहा था? तो यहां पर प्लस i और माइनस i रोल प्ले कर रहा था डायरेक्शन के बारे में। तो वैसे ही मैं बात कर रहा हूं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन R यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब कैपिटल Q और स्मॉल q को ज्वाइन करने वाली डायरेक्शन के अलोंग 1 स्टेप्स। तो ये R यूनिट वेक्टर कहा जा सकता है, जिसे ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड सीखा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो बात मैं अभी डिस्कस आपसे करने जा रहा हूं, ये बात आपके टेक्स्ट बुक में आपको बताई नहीं गई है, डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है और आपको समझनी चाहिए। भाई मान लीजिए किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फाइंडिंग द मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सर्टेन पॉइंट। तो वहां पे वेक्टर कंसेप्ट इन्वॉल्व होना लाजमी है। अब जब वेक्टर कंसेप्ट इन्वॉल्व होगा तो ये कंसेप्ट एक बार फिर से रिकॉल होना जरूरी होता है
कि मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है इवन वेक्टर, मतलब अदर देन हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट बुक के बारे में, बहुत सारी बातें जो डायरेक्टली गिवन नहीं है। ये एंगल थीटा है, ये इवन वेक्टर, ये E2 वेक्टर एंगल थीटा है। तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका, इवन किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं कोई बदलाव नहीं आता है। ये आ गया आपके पास में 1 2 दोनों का रिजल्टेंट, दोनों के बीच में एंगल अल्फा। 1 2 का स्क्वायर आप सीधा सीधा कह सकते हैं E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर ट्वाइस E1 E2 cos थीटा। ठीक है, आप रिजल्टेंट एंगल tan अल्फा की बात करें तो ये आता है E2 sin थीटा अपॉन में कितना आता है, तो ये आता है E1 प्लस E2 cos थीटा। इसमें भी डिफरेंट केसेस और देख सकते हैं हम लोग। क्या केस देख सकते हैं कि थीटा 0 हो जाए तो cos 0 +1 होता है, और +1 एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, और मैक्सिमम वैल्यू होती है तो हम कह सकते हैं E1 2 का स्क्वायर कितना आ गया, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर ट्वाइस E1 E2 cos 0। बोलो cos 0 कितना होता है, तो cos 0 +1 होता है। E1 2 स्क्वायर को आप कह सकते हैं E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर ट्वाइस E1 E2, और इसे आप सीधा सीधा लिख सकते हैं E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर। सो E1 2 स्क्वायर दैट विल बिकम E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर। तो दोनों का रिजल्टेंट मैक्सिमम आता है, E1 प्लस E2 आता है। इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मान लो ये सर्टेन फील्ड है 3 न्यूटन पर कूलम की, ठीक है, ये सर्टेन फील्ड है 4 न्यूटन पर कूलम की, और दोनों से पूछा जाए टोटल फील्ड कितना होगा तो आप जवाब देंगे 7 न्यूटन होगा। अच्छा, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो तो क्या किया जाए, थीटा 90 डिग्री हो तब क्या किया जाए, थीटा 90 डिग्री हो तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और cos 90 जब 0 होता है तो आप आसानी से क्या लिख सकते हैं, आप आसानी से लिख सकते हैं E1 E2 cos 90 डिग्री। cos 90 0 हो जाता है तो E1 2 आ जाता है आपके पास में अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो हम केसेस देख लेते हैं थीटा, ठीक है ना, और cos थीटा, और आपके पास में E1 2 का एक्सप्रेशन। तो आप वैल्यू पुटअप करते जाइएगा, मैं लिखते जाता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। थीटा 0 90 180 तीन इंपॉर्टेंट केस है, cos 0 +1 cos 90 0 cos 180 -1 E1 2 आ जाता है, दोनों को ऐड करना, ये आ जाता है आपके पास में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और दोनों को सब्सट्रैक्ट करना E1 माइनस E2 का मॉड। ये इस तरह से निकाला जा सकता है, ठीक है ना। आइए समझते और आगे और डिस्कशन करते हैं। इसमें एक केस और है, स्पेशल केस, कि दोनों मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाएं तो क्या किया जाए। व्हेन द बोथ मैग्नीट्यूड आर सेम देन व्हाट शुड वी डू। जब दोनों मैग्नीट्यूड सेम होते हैं तो हम जानते हैं E1 2 का स्क्वायर आता है आपके पास में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर ट्वाइस E1 E2 cos थीटा, ठीक है ना। तो E1 2 का स्क्वायर E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर ट्वाइस E इंटू E cos थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। सो E1 2 का स्क्वायर आ गया आपके पास 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर cos थीटा। तो E1 2 का स्क्वायर कहा जा सकता है 2E स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा, और हम जानते हैं, जिसको नहीं पता वो ध्यान रखना, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 से आप क्या लिख सकते हैं E1 2 स्क्वायर 2E स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आ जाता है आपके पास E1 2 का स्क्वायर अंडर रूट 4E स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये 4 का अंडर रूट आ जाता है 2E cos थीटा बाई 2, ये आप कह सकते हैं, ठीक है ना, 2E cos थीटा बाई 2। और tan अल्फा की वैल्यू क्या आती है, तो tan अल्फा हम जानते हैं होता है E2 sin थीटा अपॉन E1 प्लस E2 cos थीटा। तो tan अल्फा क्या लिखा जा सकता है, तो थोड़ा समझिए, tan अल्फा लिख सकते हैं हम लोग E sin थीटा अपॉन में E प्लस E cos थीटा। अब दोनों में जगह से E कॉमन निकलेगा, E sin थीटा अपॉन में E कॉमन निकला तो 1 प्लस cos थीटा आपके पास आ जाता है। सो tan अल्फा इज गिवन बाय sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, और sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। sin थीटा को आप लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है, इसे लिखा जा सकता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। जिसने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस देखे हो और जिसको नहीं पता हो तो प्लीज जाइए, बेसिक मैथमेटिक्स नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जो मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं, तो आप उसको जाके जरूर देखें। तो tan अल्फा की वैल्यू tan थीटा बाई 2 आती है, बराबर है। अब इसके एप्लीकेशंस को हम फर्दर समझते हैं कि अप्लाई कैसे किया जाए, हाउ टू अप्लाई दिस कंसेप्ट इन रियल लाइफ एप्लीकेशन, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से आंसर्स निकालने होते हैं।
देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बेसिक क्वेश्चन है कि 10 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है। कितने माइक्रोकूलम का चार्ज है? 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। उस 10 माइक्रोकूलम के चार्ज को आपने स्पेस में रख दिया है। ये 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। आपको 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे फील्ड की वैल्यू बताना है। पहला क्वेश्चन ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, KQ/R² होता है। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। चार्ज है आपके पास में 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब -6 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है। 9 × 10⁻1 10 10 - 6 4 आ जाता है। 10 सेंटीमीटर तो 100 × 10⁻⁻4 ऐसा लिख सकते हैं आप। तो 9 × 10⁻4 और -2 आ जाएगा, -2 ऊपर जाएगा, +2 हो जाएगा, 10⁻+2। तो आंसर आता है 9 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि 9 × 10⁻9 चार्ज 10 माइक्रोकूलम। अच्छा 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब होता है 10⁻6 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। जिसको नहीं पता हो कन्वर्जन फैक्टर तो जानना, 1 सेंटीमीटर 10⁻2 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10⁻2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻+4 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अब -4 + 4 8 6 10⁻6 आंसर आता है। अब एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई आपके पास में 4 माइक्रोकूलम चार्ज 10 सेंटीमीटर साइड है। आपको 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? दोनों से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल के बताना है। कोई पॉइंट P है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल के बताना है। तो थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा। मान लीजिए ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ये ऐसा तभी होता है कि जब बनने वाले सारे एंगल सेम हो तो ही साइड सेम होती है, और इस कंडीशन को इक्विलेटरल ट्राइंगल कहा जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल कंडीशन। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ओके, आप समझे? मुझे जब भी किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना हो, सुनना ध्यान से, जब भी मुझे किस पॉइंट पे क्या निकालना हो, फील्ड निकालना हो, एक सिंपल बेसिक डेफिनेशन याद रखिए कि आपको वहां पर एक टेस्ट चार्ज रखना है और उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स एक्सपीरियंस करना है। मतलब उस पे देखना है फोर्स कैसा लग रहा है। भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा। टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है वहां पे टेस्ट चार्ज पुटअप कर दो, वहां पे फोर्स निकाल लो। अब मान लो ये पॉइंट P पे निकालना है तो मैंने टेस्ट चार्ज ले लिया। अब टेस्ट चार्ज लिया तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, बराबर है। लेट आई से दिस इज A एंड दिस इज B। तो मैं ऐसा कह सकता हूं पॉइंट P पर, सुनना ध्यान से, आपने +Q चार्ज रख दिया। अच्छा ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा। मतलब ये वाला चार्ज इसको रिपल करेगा, ये वाला चार्ज इसको रिपल करेगा, बराबर। लेकिन हमें फील्ड कहां निकालना है? तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर। हमें पॉइंट P पर नेट फील्ड निकालना है। तो पॉइंट P पर किस किस के कारण आएगा? तो पॉइंट P पर A के कारण और पॉइंट P पर B के कारण फील्ड आने वाला है, ये ध्यान रखें। इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू डिटरमाइन एट पॉइंट P ड्यू टू A ड्यू टू B। तो हमें P पर उस दूसरों का इफेक्ट देखना है, हमें P पर A और B का इफेक्ट देखना है। याद रखना, हमें P पर किसका? A और B का इफेक्ट देखना है, बराबर। तो हम P पर A इधर यहां से धक्का देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी EPA, और यह यहां से रिपल्शन लगाएगा तो देखो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये आएगा EPB। अच्छा ये एंगल 60 डिग्री, तो सोचो ये वाला एंगल 60, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा आपके पास में, ठीक है ना। तो यहां ऐसा समझ सकते हैं कि EPA क्या है? तो EPA है K, चार्ज एट A का मैग्नीट्यूड अपॉन RPA का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं 9 × 10⁹ चार्ज एट A कितना है? तो 4 माइक्रोकूलम है। माइक्रोकूलम में -6 है। सेपरेशन कितना है? तो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 का होल स्क्वायर, बराबर। वैसे ही EPB निकाल लेते हैं, K चार्ज एट B का मैग्नीट्यूड RPB का होल स्क्वायर। K की वैल्यू 9 × 10⁹। हम B की बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट द B। When we are talking about the point B, तो B वापस से 4 माइक्रोकूलम मतलब -6 और 10 सेंटीमीटर। P से B तक का सेपरेशन चेक करो, ये रहा P, ये रहा P और ये रहा B, 10 सेंटीमीटर सेपरेशन है। अच्छा सेंटीमीटर कितना होता है? तो 1 सेंटीमीटर 10⁻2 होता है, 10⁻2 का होल स्क्वायर।
तो आप देखो यहां पर ईपीए और ईपीबी का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ रहा है, और मैंने अभी अभी आपको बताया कि रिजल्टेंट फील्ड अगर मैग्नीट्यूड सेम होता है तो बड़े आसानी से निकाली जा सकती है। वो आती है ट्वाइस ईपीए कॉस थीटा बाई 2, और रिजल्टेंट एंगल जो आता है वो दिया जाता है tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट फील्ड ट्वाइस ईपीए कॉस, दोनों के बीच का एंगल चेक करो कितना एंगल है, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री है, तो हो जाएगा cos 60 डिग्री डिवाइड बाई 2, और cos 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 कितना होता है, तो cos 30 डिग्री होता है, और cos 30 डिग्री कितना होता है, तो वो होता है ईपीए रूट 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आता है रूट 3 ईपीए, कुछ इसे इस तरह से लिखा जा सकता है। तो हम यहां पर इसे इस तरह से लिख सकते हैं रूट 3 ईपीए, और ईपीए की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब रिजल्टेंट एंगल की हम बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट रिजल्टेंट एंगल, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, तो tan थीटा बाई 2 लिखी जा सकती है। थीटा कितना है, तो tan अल्फा tan 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 है, 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 है मतलब tan 30 डिग्री है। अब tan 30 डिग्री है मतलब क्या, रिजल्टेंट फील्ड दोनों से इक्वल एंगल पर आने वाली है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व किया। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन अगर करना होता था, मतलब छोटा सा मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं, कोई बड़ा मॉडिफिकेशन नहीं है। मॉडिफिकेशन ऐसा है कि आपके पास ए है, ये बी है, ये +4 माइक्रोकूलम है और ये -4 माइक्रोकूलम है। पॉइंट पी की हम बात कर रहे हैं। अब हमें एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, बराबर है। जब एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, उस हिसाब से हमें निकालना है, तो उसे निकालने का आसान तरीका, वापस से आपको जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, वापस सुन लेना, जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, जैसे इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपको पी पर टेस्ट चार्ज रखना होता है। टेस्ट चार्ज रखेंगे हम लोग, ये ए और बी है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू बी। ये हो चुका है, थोड़ा समझने पे ध्यान देना, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो यहां नोटिस करना, ये भी 60 डिग्री। सर ऐसा क्यों हुआ, तो देखो ध्यान से, ये 60 तो ये भी 60 होगा, ये 60 60 ये 60, आप ऐसा कह सकते हैं। तो यहां पर हम ऐसा देख सकते हैं कि ईपीए और ईपीबी के अंदर, दोनों के अंदर टोटल एंगल मिला के कितना हो गया, तो 120 डिग्री हो गया। अभी आपके सामने मैंने लिखा ईपीए और ईपीबी की वैल्यू कितनी होगी, चलिए एक बार फिर लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 सेंटीमीटर सेपरेशन है। ईपीए आपके पास है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू चार्ज एट ए अपॉन आरपीए का होल स्क्वायर, तो 9 इंटू 10⁻⁹, ए पर चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को लिख सकते हैं -6। पी से लेकर ए का सेपरेशन चेक कर लो, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 10 सेंटीमीटर, अच्छा 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² का स्क्वायर। ईपीबी चार्ज एट बी अपॉन आरपीबी का स्क्वायर, वापस से के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, अच्छा 4 माइक्रोकूलम 4 इंटू 10⁻⁻6, ओके। अब हम क्या लिख रहे हैं, 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, मतलब ये निकल गया सिंपल सा, दोनों सेम है, और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका अभी मैंने आपको बताया वेक्टर मेथड से, ट्वाइस ई कॉस थीटा बाई 2 निकाला जा सकता है, ट्वाइस ई, ये 120 डिग्री बराबर, ये ईपीए और ईपीबी, तो देखो इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, दोनों के टेल के बीच का एंगल 120 डिग्री है, ट्वाइस ई कॉस 120 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो ट्वाइस ई कॉस 60 डिग्री कह सकते हैं, cos 60 1/2 होता है, तो रिजल्टेंट फील्ड आपके पास में केवल ये आ जाता है, cos 60 1/2 होता है। और tan अल्फा की वैल्यू की हम बात करें तो tan अल्फा होता है tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 को हम क्या कह सकते हैं, तो tan अल्फा इक्वल टू tan 120 डिग्री डिवाइड बाई 2, और tan 120 डिग्री डिवाइड बाई 2 होता है अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। तो इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हम फील्ड यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने कैलकुलेशन किया इलेक्ट्रिक फील्ड का, किस किस के कारण किया, सिंगल चार्ज के कारण किया, डबल चार्ज के कारण किया, सेम चार्ज के कारण किया, अपोजिट चार्ज के कारण किया। देखिए ये टॉपिक समझने के बाद अब हम बात कर रहे हैं आपके टेक्स्ट बुक में 22306 पेज नंबर पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग, उसका 9th नंबर का क्वेश्चन है। उसमें ऐसा कहा गया कि एक नेगेटिव चार्ज गिवन है -8 इंटू 10⁻⁻8, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
तो देखो जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक डेफिनेशन पे गौर करो, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, बराबर। अब फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज के हिसाब से हम बात करें तो यहां पे टेस्ट चार्ज रखा प्लस क्यू नॉट। अच्छा ये नेगेटिव वाला इसको क्या करेगा, तो मान लेता हूं दिस इज ए, तो ये नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए ये इस तरह से दी जाएगी। और मैग्नीट्यूड की बात करें हम तो दैट मैग्नीट्यूड विल बी चार्ज एट ए अपॉन आर पी ए का स्क्वायर। और डायरेक्शन की बात करें तो यहां आप देख सकते हैं एक्स डैश, तो मैं एक्स डैश इधर प्लस आई तो इधर माइनस आई कह सकता हूं, तो चाहूं तो मैं डायरेक्शन माइनस आई लगा सकता हूं। तो ईपीए 9 इंटू 10 टू पावर 9, एप के में चार्ज की हम बात करें तो -8 इंटू 10 टू द पावर -8 का मॉड अपॉन आरपीए सेपरेशन 5 सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, और डायरेक्शन माइनस आई आपके पास है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 8 इंटू 10 टू द पावर -8, 25 इंटू 10 टू द पावर -4 प्लस 9 -8 1, 9 इंटू 8 अपॉन 25, 1 और -4 ऊपर गया तो +4 हो गया, 72 अपॉन 25, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, इससे लिखा जा सकता है। तो ये नेट फील्ड आता है आपके पास में ईपीए। ओके, दिस विल बी द नेट फील्ड। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।